केपलर्स लॉ। केपलर ने ग्रहों की गति और उनके अभिविन्यास से संबंधित 3 नियम दिए। इसमें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है और सूर्य इस दीर्घवृत्त के एक फोकस पर स्थित होता है। जैसे यहाँ पर हमने ये सन लिया है और अर्थ इसके चारों ओर दीर्घवृत्त में चक्कर लगा रहा है और सन इस दीर्घवृत्त के एक फोकस पर स्थित है। इसे लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी कहते हैं या कक्षाओं का नियम भी कहा जाता है। सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरियाज या क्षेत्रफल का नियम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। इससे यह सिद्ध होता है कि जब ग्रह सूर्य से अधिक दूरी पर होता है तो उसकी चाल धीमी होती है और जब वो नजदीक होता है तो उसकी चाल अपेक्षाकृत तीव्र होती है। क्षेत्रफल का नियम कोणीय संवेग संरक्षण का ही एक रूप है। यहाँ पर हमने सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पर अर्थ को कंसीडर किया है। अब सेकंड लॉ के लिए हम यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल, सपोज दैट हमने लिया है डेल्टा टी टाइम इंटरवल। इस टाइम इंटरवल में अर्थ जो है यहाँ से यहाँ तक मोशन कर रही है और इसने जो क्षेत्रफल ऑक्युपाइड किया है, इसने जितना क्षेत्रफल कवर किया है, इसे हम A1 से सपोज दैट लिख लेते हैं। तो डेल्टा टी समय अंतराल में जब अर्थ सूर्य से मैक्सिमम डिस्टेंस पे थी इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो इसने A1 क्षेत्रफल तय किया। दूसरी स्थिति, जब पृथ्वी सूर्य से मिनिमम डिस्टेंस पर है, तो समान समय अंतराल डेल्टा टी में पृथ्वी ने माना A2 एरिया कवर किया है। यहाँ पर दो स्थितियां हैं, पहली जब अर्थ सूर्य से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है और दूसरी जब अर्थ सूर्य से न्यूनतम डिस्टेंस पर है। तो इन दोनों कंडीशन में हमने जब इक्वल टाइम इंटरवल कंसीडर किया डेल्टा टी एंड डेल्टा टी, तो अकॉर्डिंग टू केपलर्स सेकंड लॉ, जो ये एरिया कवर हो रहा है A1 एंड A2, ये भी इक्वल होगा, अर्थात A1 इक्वल टू A2। तो यहाँ पर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया कवर किया जा रहा है अर्थ के द्वारा, जब वो सन के चारों ओर इस इलिप्टिकल पाथ में रोटेशन कर रही है। तो यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है? यहाँ पर ये चेंज हो रहा है कि पृथ्वी जब सूर्य से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है तो इसकी गति मिनिमम है। इसके विपरीत जब पृथ्वी सूर्य से मिनिमम डिस्टेंस पर है तो इसकी गति मैक्सिमम है। तो केपलर का सेकंड लॉ दो तरीके से बताया जा सकता है। पहला कि सूर्य से मिलाने वाली रेखा किसी भी ग्रह की समान समय अंतराल में समान एरिया को कवर करती है, और दूसरा कोई भी ग्रह सूर्य से जब मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है अपने अक्ष पर, अपने दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, तो वहां पर उसकी चाल मिनिमम होती है। इसके विपरीत जब वो ग्रह सूर्य से मिनिमम डिस्टेंस पर होता है अपनी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, तो उसकी चाल मैक्सिमम होती है। सेकंड लॉ ऑफ केपलर, इसे थर्ड तरीके से भी समझा जा सकता है। कैसे? ये जो सेकंड लॉ है ये एक तरीके से कोणीय संवेग संरक्षण का ही रूप है। तो इसे कैसे समझेंगे हम? देखिए, यहाँ पर जब अर्थ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव किया और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव किया, तो इन दोनों की गति में परिवर्तन है। लेकिन अगर हम टाइम इंटरवल इक्वल लें तो दोनों स्थितियों में ये समान एरिया को कवर करेगी। डेल्टा टी टाइम पे पहली कंडीशन जब अर्थ मैक्सिमम डिस्टेंस पर है तो इसने एरिया कवर किया डेल्टा ए। दूसरी कंडीशन
जब अर्थ मिनिमम डिस्टेंस पे है सूर्य से इस दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, तो डेल्टा टी समय में इसने डेल्टा ए एरिया ही कवर किया है। अब हम यहाँ पे एक संरचना करते हैं। तो ये जो लाइन यहाँ पर जो ये है, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे किसी समय जो अर्थ गति कर रही है, इसका जो वेग होगा उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसके स्पर्श रेखा के अनुसार इस तरीके से हो जाएगी। यहां पर हमने एक ट्रायंगल कंसीडर किया, ओ सी एंड डी। तो ये ट्रायंगल हो गया ओ सी डी। सपोज दैट ओ से सी तक की डिस्टेंस है आर वेक्टर। क्योंकि हमने सी और डी को बहुत ज्यादा पास लिया है, तो ओ सी इक्वल टू हम ओ डी कंसीडर कर सकते हैं। अब देखिए ट्रायंगल ओ सी और डी में ये ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का क्षेत्रफल यानी डेल्टा ए कितना होता है, हाफ इंटू आधार गुणा गई ऊंचाई। तो ये हो जाएगा डेल्टा ए इक्वल टू हाफ इंटू आर आधार इंटू ऊंचाई यानी सी डी। तो सी डी है ऊंचाई या दूरी, तो कैसे निकल जाएगा हमारा सी डी, यहां पर जो सी डी है, तो सी डी है दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा गए समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणा गए समय। चाल यहां पर है, हमने v कंसीडर की है, और समय c से d में पहुंचने में इसे लगा है डेल्टा t टाइम लगा है। इसलिए जो एरिया है ये हो गया हाफ इंटू आर वेक्टर r इंटू वेक्टर v इंटू डेल्टा t। अगर हम इसे डेल्टा t से डिवाइड कर दें, तो डेल्टा a अपॉन डेल्टा t इक्वल टू हाफ इंटू आर क्रॉस p अपॉन m। अब ये कैसे आया r क्रॉस p अपॉन m, क्योंकि p इक्वल टू होता है m v। देखें यहां पर वेक्टर p इक्वल टू होता है m वेक्टर v, तो वेक्टर v इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर p अपॉन m। तो हमने यहां पर v की वैल्यू p अपॉन m कंसीडर कर दी, और डेल्टा t को हम इधर ले आए। तो इसे रीअरेंज करके डेल्टा a वेक्टर डेल्टा a अपॉन डेल्टा t इक्वल टू हाफ r क्रॉस वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p अपॉन m। अब देखिए r क्रॉस p होता है एंगुलर मोमेंटम, और इसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा a अपॉन डेल्टा t इक्वल टू वेक्टर L अपॉन 2m। और देखिए m कांस्टेंट है, हमने टाइम इंटरवल जो डेल्टा t लिया है वो कांस्टेंट है, हमने जो एरिया कवर किया है डेल्टा a वो भी कांस्टेंट है। तो इसलिए यहाँ पे जो L है ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट हो गई। तो इस तरीके से ये कोणीय संवेग संरक्षण को भी बताता है। और यहाँ पे जो डेल्टा a अपॉन डेल्टा t है इसे क्षेत्रीय चाल भी कहते हैं या एरियल वेलोसिटी भी कहते हैं। तो इस तरीके से सेकंड लॉ ऑफ केपलर को हम कई प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। पहला कि समान समय अंतराल में कोई भी ग्रह सूर्य से मिलाने वाली रेखा से समान एरिया को कवर करती है। दूसरा, जब ग्रह सूर्य से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है अपनी कक्षा में तो उसकी गति न्यूनतम होती है। इसके विपरीत जब ग्रह सूर्य से मिनिमम डिस्टेंस पर होता है अपनी कक्षा में तो इसकी गति मैक्सिमम होती है। तीसरा, जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में कोई ग्रह गति कर रहा है तो ये कोणीय संवेग संरक्षण के ही रूप में होता है, यानी L कांस्टेंट होता है। और चौथा, इसकी क्षेत्रीय चाल यानी डेल्टा A अपॉन डेल्टा T कांस्टेंट होता है। इस तरीके से हम सेकंड लॉ ऑफ केपलर को
चार प्रकार से समझा सकते हैं या बताया जा सकता है। थर्ड लॉ, इसे लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स या आवर्तकालों का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है तो उसके परिक्रमा काल का वर्ग उस ग्रह द्वारा अनुरेखित दीर्घ वृत्त के अर्ध दीर्घ अक्ष के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर सोलर फैमिली का हमने एक छोटा सा सिस्टम लिया है जिसमें सन को कंसीडर किया है एंड अर्थ को कंसीडर किया है। अर्थ सन के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में रोटेट कर रहा है। तो अगर इसने ए से गति प्रारंभ की और ए पर पहुंचा तो इसका एक आवर्त पूरा हुआ, और मान लो बात, इसे हमने कैपिटल टी से डिनोट किया। यानी जब अर्थ सन के चारों ओर अपनी कक्षा में एक जगह से गति करके उसी जगह पर ठीक वापस आया तो इसे हम उसका एक आवर्त कहेंगे, और यहाँ पे जो समय लगा उसे हम उसका आवर्त काल या टाइम पीरियड कहेंगे, जिसे कैपिटल टी से हमने यहाँ डिनोट किया है। अब अगर इस दीर्घवृत्त का जो अर्थ की कक्षा है सूर्य के चारों ओर, इस दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष हमने 2r कंसीडर किया है, तो इसका अर्ध अक्ष हो जाएगा r। दीर्घवृत्त का जो ये दीर्घ अक्ष है, इस दीर्घ अक्ष का अर्ध अक्ष हाफ हो जाएगा r। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ केपलर, t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। यानी किसी ग्रह का सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण काल है उसका स्क्वायर उस ग्रह से अक्ष के जो दीर्घ वृत्त है उसका जो दीर्घ अक्ष है उसके हाफ के यानी अर्ध दीर्घ अक्ष के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और ये केपलर का तीसरा नियम था। इस तरीके से केपलर के तीनों नियम को हम विजुअलाइजेशन के द्वारा समझ सकते हैं। थैंक यू।